दिसंबर की 8 तारीख इतवार का दिन है, सन 2024 है। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के। आप सबका खुशामदीद है। गुलिस्तान न्यूज के इस मॉर्निंग शो में कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर करे, जमीनी सूरत हाल से आपको रूबरू करे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि मुस्लिम ब्लॉक के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नजर रहती है। और दुनिया भर की सियासत पर तजिया तबसरा तो होता ही है, अहम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होती है। और आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम दें, ताकि इतवार के दिन जब आप घर पर हैं तो आप हुकूमत के सामने अपने मुतालबात और बात भी रख सके। कोशिश करेंगे आखिरी 10 मिनट आज इस पर भी आपके साथ आ सके और गुफ्तगू का आगाज वहां पर हो सके। तो फिलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है, एक सेट सिस्टम है और उस सेट सिस्टम के तहत सबसे पहले हम हिस्ट्री के औराक को खंगालते हैं, हिस्ट्री की किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि आज हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है और उन अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ रशीद मेरे साथी जो स्टूडियो में मौजूद है आपके सामने रखेंगे। पहले पड़ाव पर चलते हैं जहां पर आपको हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल आप सबका। सुबह के 8:37 हुआ चाहते हैं स्टूडियो की घड़ियों में। हमारा और आपका साथ रहेगा 10 बजे तक। मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है इस प्रोग्राम में, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में यानी इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं या तारीख के आईने में आज के दिन को देखेंगे तो 8 तारीख को कई घटनाएं, कई ऐसे वाक़यात रुनमा हुए हैं जो आपको हिस्ट्री ऑफ द डे में हम आज बता रहे हैं। 1863 में आज ही का दिन था जब चिली की दारुल हुकूमत सैंटियागो के अंदर चर्च में आग लगी और 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। 1863 अफसोसनाक वाक़या आज के दिन हुआ। 1881 में यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के अंदर थिएटर में आग लगी। 800 से ज्यादा लोगों की मौत इस अफसोसनाक वाक़े में हुए। साल 1923 दिन आज का जर्मनी और अमेरिका के दरमियान दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत हुए। 1941 में अमेरिका और बरतानिया ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग किया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक तरह से जापान के खिलाफ आगाज था और बाद में जाकर 45 तक बात आते आते तबाही हुई। फिर हिरोशिमा और नागासाकी का जो एपिसोड था उसने पूरे जापान में तबाही मचाई। 1967 में पहली आबदोज INS क्लोरी को फौज के अंदर शामिल किया गया ऑफिशियली 1967 दिसंबर की 8 तारीख को। 1976 में अमेरिका ने नेवाडा के अंदर जौहरी तजर्बा किया। यह वाक़या आज के दिन पेश आया। साल 2009 पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आज ही के दिन ISI के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ। 9 अफराद मारे गए, 47 लोग जख्मी हुए और इनमें 4 ऑफिसर जो ISI के थे, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स मारे गए 2009 में। 1886 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर का क़याम अमल में आया। दुनिया भर के अंदर बड़ी तंजीमें जो मजदूरों के लिए काम करती हैं इंटरनेशनल लेबर लॉज के तहत, उनमें से ये भी एक तंजीम थी जो 1886 में बनी। साल 1941 पर्ल हार्बर पर हमले के फौरन बाद जापान ने हांगकांग पर कब्जा किया और चीन के साथ इस तरीके से ताल्लुकात जो खराब होने का सिलसिला है वो यहां से शुरू हुआ। जंग अजीम दोम, चीन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया। मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन ने आज ही के दिन जापान पर हमला किया था, तो यही वो दिन था जब चीन ने भी जापान के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया था। और वो दिन और आज का दिन दोनों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके जब सिफारती ताल्लुकात की बात होती है। 2004 के अंदर पाकिस्तान में 700 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा हुआ और शाहीन 2 जो इसके बाद बनी, लेकिन 1 जो शुरुआत थी वो 700 किलोमीटर रेंज इसकी है, आज भी पाकिस्तान के तजर्बागाहों में मौजूद है। 2004 में 20 साल कबल ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने आज के दिन किया। 1956 में आज ही के दिन 16वें ओलंपिक गेम्स मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इख्तिताम पजीर हुए। ये एक बड़ा इवेंट था, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट या कुछ भी कह लीजिए। इन सब के दरमियान इस बात पर भी नजर थी कि आज के वक्त में इस तरह के बड़े इवेंट्स जो 1923 में होते थे 100 साल बाद कहां पहुंचे, तो ये बड़ा इवेंट आज भी होता है, कोई खास तब्दीली इसमें नजर नहीं आती है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थे। इतिहास में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने रखते हैं वक्त के हिसाब से तयन किया जाता है। एक लंबी फहरिस्त होती है लेकिन चंद मालूमात अब तक पहुंचती हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हो रही थी, हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखी, तो आज तारीख में इस दौर को भी आप देखेंगे, आज का दिन देखेंगे तो वो एक और एतबार से भी काफी अहम है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल लेबनान गजा के अंदर है, लेकिन शुरुआत सीरिया से, क्योंकि यहां पर भी हालात मजीद खराब हो रहे हैं और अबतर सिस्टम पूरा इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि सीरिया के अंदर शामी बागियों की तरफ से हमस शहर पर कब्जा किया गया है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हालात मजीद खराब हुए हैं और बशार अल असद की रजीम के खिलाफ जिन बागियों ने
आज से 16 बरस कबल हथियार उठाए थे, वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक शामी सदर बशारुल असद दिमिश्क में मौजूद नहीं है। मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स को आप उठाएंगे तो बशारुल असद, जो इससे पहले भी सरहदी इलाकों के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, और अब ये जो हालात हैं ये मजीद खराब शायद न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। और इतलात ये है कि जब हमस शहर पर कब्जा हुआ बागियों की तरफ से, शाम के अंदर 3500 से ज्यादा कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया इन तमाम बागियों की तरफ से। आर्मी चीफ जो सीरिया के अंदर हैं, उनने कौम से खिताब भी किया है। उनके मुताबिक अवाम ताउन करे, जल्द बगावत पर काबू पाने का अज़्म का इजहार किया गया और कहा कि अवाम बागियों की मन घड़त अफवाहों पर कान न धरें। मुतअद्दिद चीजें या पूरा निजाम हमारे कंट्रोल में है। कुछ एक इलाकों के अंदर अगरचे कब्जा हुआ है, लेकिन सारी चीजें, यानी ऑफिशियली एतराफ भी हुआ है कि हमस या आसपास के कुछ इलाकों में कब्जा हुआ। मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त भी सरकार के मुताबिक कंट्रोल है, लेकिन मुल्क का सदर ही गायब है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जो बागी गिरोह हैं, जिनमें हयात तहरीर शाम है, उसके बागियों ने आज एक बार फिर से जबरदस्त कार्रवाई के दौरान अहम शहर हमस पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। और शाम का शुमाली शहर इदलिब के अंदर भी पहले भी बागियों के कब्जे हो चुके हैं, जबकि हालिया हमलों के दौरान बागी हल्ब और हमा का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुके थे, जिसके बाद ये चौथे बड़े शहर पर कब्जा हुआ। रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए तो हमस के सेंट्रल जेल पर कब्जा हो चुका है। फौजी जेल से 3500 से ज्यादा कैदियों को भी छोड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ बागी जो दारुल हुकूमत दिमिश्क के अंदर, जिसको डेमेस्कस भी आप कहते हैं, 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए हैं, जबकि शामी फौज दिमिश्क के मज़ाफ़ात से पीछे हट गई है। अब दोनों चीजें आप अंदाजा लगाइएगा कि 3 से 4 बड़े शहरों पर बागियों का कब्जा हुआ और बागियों ने, जिसको हयात तहरीर शाम कहा जाता है, जो एक बड़ी तंजीम, एक मुसल्ला ग्रुप है, जिसको मुतअद्दिद ममालिक ने सपोर्ट भी किया है, यह हथियार देने के कई मरतबा इल्जामात भी लगते रहे। बशारुल असद की रजीम के खिलाफ जो लड़ाई थी वो यहां तक पहुंच गई है कि एक बड़ी सरकारी जेल के ऊपर कब्जा और कैदियों को, जिसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बागी बंद रखे गए थे, 3500 के करीब कैदी भी रिहा कर दिए गए। और इससे अंदाजा हो रहा है, जिसकी तस्दीक सरकार की तरफ से भी की गई, कि मुतअद्दिद मकामात पर जहां सूरत हाल खराब है और कुछ एक एरियाज जहां सरकार का कंट्रोल है, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है। और अमेरिकन या ब्रिटिश अखबारात को या बड़ी रिपोर्ट्स को आप उठाकर देखेंगे जो वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक बशारुल असद खुद गायब है, सदारती महल से वो निकल चुके हैं, उनका अमला वहां मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बागियों के सामने अगर कोई इस वक्त दमिश्क और आसपास के शहरों में खड़ा है तो वो सीरिया की फौज है। इधर यह भी कहा जा रहा है ना, बागी दारुल हुकूमत दिमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए हैं, जबकि शामी फौज दिमिश्क के मज़ाफ़ात में पीछे हट गए हैं। इस तरीके की इतलात है। तो ये मशरिक़ी वस्ता की जो सूरत हाल है, या जो इस मुस्लिम बेल्ट की जो सूरत हाल, ये आपके सामने है। और ये फिलहाल आप देखेंगे आइंदा 24 घंटों तक ज़बरदस्त ये सुर्खियों में रहेंगे। और इस पर अब जो तुर्की है उस पर भी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि बशारुल असद का मानना है कि जिस तरीके से तुर्किया इस पूरे मामले के पीछे और जिस तरीके से बागियों की मदद की जा रही है, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। बहरहाल अमेरिका के ज़राए इब्लाग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बशारुल असद मुल्क छोड़कर फरार हो गए वहाँ पर, क्योंकि शामी बागी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इलाकों पर काबिज हो गए हैं। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। ये थी बात जनाब सीरिया की, जहां पर एहतजाज चल रहे हैं और दारुल हुकूमत पर कब्जे की बात हो रही है। लेकिन जरा बात सरहद के उस पार करते हैं, कश्मीर के उस हिस्से की करते हैं जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर है। और इतलात और ख़बर यह है कि वहाँ पर सदारती रेफरेंडम के ख़िलाफ़ एहतजाज लगातार जारी है और एहतजाज पुरज़ोर हो रहा है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक कई मकामात पर इंतज़ामिया की तरफ से भी सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जुम्मे से गैर मुय्यना अरसे के लिए हड़ताल और एहतजाज रहेगा। और ये इंतहाई अहम था कि लगातार मुख्तलिफ शहरों से होते हुए एहतजाजी मार्च निकल रहे हैं और उन एहतजाजी मार्चों के अंदर पाकिस्तानी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी एहतजाज जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंडम आए हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा है। एक तरफ से वो बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और POJ के जो इंतज़ामिया वहाँ पर है उनके ख़िलाफ़ भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके
तरीके से मादनियात और दीगर चीज़ों पर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद सारा कुछ रवाना किया जा रहा है, इसको लेकर हंगामा हो रहा है। और हंगामे के बीच POJK के तमाम मरकजी बाजार जो है वो बंद है। कई मकामात पर पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई है और कई लोगों के जख्मी होने की इतलात और खबरें भी लगातार सामने आ रही है। चलिए, इस ताल्लुक से मजीद अपडेट आते रहेंगे तो आपके सामने पहुंचाएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों पर आए, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज भी हंगामा होगा जिस हिसाब की तैयारियां हैं और जिस हिसाब से तहरीक आगे चल रही है। बात जरा किसानों की, उन फार्मर्स की जिनके प्रोटेस्ट के 300 दिन मुकम्मल हो गए हैं और किसानों का ये जो आंदोलन है या जो तहरीक चल रही है, इसका आज एक और अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। और इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर, जहां पर इस वक्त कीलें, कंक्रीट, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और किसानों को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर तैयारियां हुकाम की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई हैं। और खबर है कि एक तो अंबाला के अंदर, जहां से आगे किसान ना जा सके, सख्ती वहां पर पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से की जा रही है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या जो डेलिब्रेशंस हुई, और ये तस्वीरें उस मकाम की हैं जहां पर कीलें अब रास्ते में लगाई जा रही हैं ताकि ट्रैक्टर मार्च, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि कुछ ट्रैक्टर्स को भी साथ ले जाने का प्लान तरतीब दिया गया है। एक तो वो, और दूसरा ये, अगर सूरत हाल खराब होती है, चूंकि प्रोटेस्टर्स के साथ जिस तरीके से यहाँ झड़पें होती रही हैं, इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली टॉप किस्म की बैरिकेटिंग, खारदार तारें मुतअद्दिद मकामात पर लगा दी गई है। कांटेदार जो तार आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल उस हाईवे के ऊपर बिछाई गई है जो दिल्ली की तरफ रास्ता, और किसानों ने इसी रूट को चुना है। और ये वो इंपॉर्टेंट पुल जहां इससे पहले आपको याद होगा झड़पें हुई थी। आज सुबह की तैयारियां क्या है, एक तरफ हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस जो मिलकर काम कर रही है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ भी राब्ता है। दोपहर 12 बजे का वक्त जिसकी अनाउंसमेंट की गई है कि हुकूमत किसी मुज़ाकरात के बाद नतीजे पर नहीं पहुंची, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आने के बाद जो अनाउंसमेंट पहले से कर दी गई थी, रात देर गए अंबाला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसानों की तरफ से। और आज 12 बजे दिल्ली की तरफ किसानों का, हजारों की तादाद में किसानों का जो ग्रुप है, ये दरअसल जत्थे में चलेंगे जी। 101 किसान जो है वो आज एक बार फिर निकलेंगे, लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से बैरिकेटिंग रात को ही की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्तों को सील करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पत्थर, ये जो सड़कें हैं, इनको किस तरीके से जाम करने की कोशिश की जा रही है आपके सामने। लेकिन इस बीच इतलात ये है कि किसानों के जो मुख्तलिफ अंजुमनें हैं वो भी मुख्तलिफ पेज पर है, एक पेज पर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरीके से एहतिजाज नहीं किया जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि हम पिछले 100 दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं, इसलिए ये एहतिजाज जारी रहेगा। तो अपनी अपनी बात सब कर रहे हैं। और इस बीच आज 12 बजे एक बार फिर हंगामे के आसार है, लेकिन हंगामे के बीच अंबाला के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। उसके साथ साथ शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है ताकि आज यह मार्च किसी भी तरीके से आगे ना निकल पाए। एक और बार आज काफिला निकलेगा, तकरीबन 101 लोगों का पर यह मुश्तमिल काफिला होगा। ताहम किसान लीडर्स की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कोई भी हथियार, कोई भी चीज नहीं होगी, सिर्फ झंडा और डंडा होगा जिसको लेकर वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। आज भी इस 101 में कुछ महिलाएं भी होंगी। इस बीच इतला और खबर यह है कि गुज़श्ता दिनों जो लोग जख्मी हुए थे उनमें से कुछ लोगों को छुट्टी अस्पताल से जरूर मिली है, ताहम कुछ समाज की जो नियामत है, यानी सुनने वाली जो कुव्वत है, उससे भी हाथ धो बैठे। हमारे साथ नवदीप छापरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किसान 12 बजे आज फिर मार्च का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच अंबाला बॉर्डर, आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को टाइट किया गया, जिस तरीके की विजुअल्स हम कल रात से ही देख रहे थे। तो क्या हम ये माने कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना व्यू पॉइंट रख रही थी लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, और फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बात करने की कोशिश करती, वो तमाम चीजें फेल हो रही है और एक बार फिर ये किसान सड़क के जरिए से चलते चलते दिल्ली आने की कोशिश करें, जबकि दिल्ली हुकूमत की तरफ से पहले ही कर दिया गया, फैसला लिया गया कि किसी को भी दिल्ली के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। 2 दिन पहले जिस तरीके से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और हरियाणा पुलिस ने जो कड़े बंदोबस्त किए थे उनको रोकने के लिए, और क्योंकि ट्रैक्टर नहीं थे, बहुत बड़ा काफिला नहीं था और यही कारण था कि एक शांतिपूर्ण मार्ग था और पुलिस ने उनको रोका और 2.5 घंटे की मुशक्कत के बाद आखिरकार उनको अपने कैंपस में वापस लौटना पड़ा। कल का दिन दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि बातचीत का कोई न्योता आएगा। किसान इंतजार करते रहे कि शायद CMO हरियाणा की तरफ से कोई न्योता आए या पंजाब की तरफ से या फिर केंद्रीय जो खेतीबाड़ी मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई न्योता आएगा, लेकिन ऐसा कोई न्योता कल देर शाम तक किसानों तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि अब
किसानों ने एक बार फिर आज 12 बजे 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली के लिए कूच करेगा। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा जम्मू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ की गई है, उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि उनको पैदल आगे जाने दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आज भी रोका जाएगा और टकराव की स्थिति आज भी वहां पर हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब के डीजीपी को एक लेटर लिखा जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को जम्मू बॉर्डर से दूर रखा जाए। करीब करीब 1 किलोमीटर दूर रखने की सलाह जो है, एक तरीके की एडवाइजरी मीडिया के नाम जो है वो जारी की गई है। और इससे साफ अगर टकराव की स्थिति ज्यादा बढ़ती है तो हरियाणा पुलिस की तरफ से चाहे वो शेलिंग की बात हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई मीडिया कर्मी घायल हो गए थे, उनके कैमरों को नुकसान पहुंचा था, इवन के जहां पर जो ओपी वैन करती है उनको भी नुकसान पहुंचा था। तो शायद इसी वजह से ये तरीके की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे हालांकि किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और सरकार को उनसे डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात जो है वो दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके की अब 12 बजे की तस्वीर बनती है, क्या और लोग जाते हैं साथ में या फिर कुछ युवा या कुछ ट्रैक्टर ट्राली जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो किसानों का कहना है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो यही कहा गया था कि एक किसानों का जैसा पैदल होगा, कोई ट्रैक्टर ट्राली नहीं होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही ये मार्च जो है वो चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवदीप छबरा ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 12 बजे पर सबकी नजरें रहेंगी, जहां पर तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली मार्च जारी रहेगा। दिल्ली का मार्च तो जारी रहेगा, इस पर हमारी नजर भी रहेगी, लेकिन जरा जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर भी नजर डालते हैं। और सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज की खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और एक बार फिर यकबस्ता हवाएं रात भर चली है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में भी कमी देखने को मिली है। और मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल बालाई और मैदानी इलाकों में एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। आइंदा 2 दिनों के लिए हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। रात का दर्जे हरारत मुसलसल गिर रहा है और श्रीनगर के अंदर एक और सर्द रात जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर 13 से 17 तारीख के दरमियान भी इस तरीके का मौसम जो है वो देखने को दोबारा मिल सकता है, जब मतला आलूद हो सकता है और कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी चल सकता है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर आज मौसम तब्दील होने के इम्कानात जाहिर किए गए थे और पेशगोई के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्द हवाएं चल रही हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि रात का दर्जा हरारत क्या था। कुछ एक इलाकों में अगले 2 दिनों तक, आज और कल शाम तक, ये तस्वीरें पुरानी आपके सामने हैं, लेकिन मुतअद्दिद मकामात जो बालाई इलाके हैं वहां पर, जिनमें सेहती मकामात भी शामिल हैं, एक बार फिर से सयाहों का रश बढ़ सकता है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग कश्मीर सुबह पहुंचे हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो दिसंबर के मिड में हम पहुंचने जा रहे हैं। फिलहाल बर्फबारी कम आप लास्ट ईयर के मुकाबले में देखेंगे तो हुई है। खुश्की का भी असर काफी ज्यादा, ठंड जरूर है, माइनस टेम्परेचर कुछ मकामात पर जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात श्रीनगर, जम्मू और बनिहाल दफ्तर से जो तफसीलात हैं कि आइंदा 2 दिनों में मौसम मजीद अबरालूद होगा, लेकिन आज हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर होनी है। जुजिला पास, राजदान टॉप, सिंथन टॉप, पीर की गली, इन मकामात पर ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है। और इसके बाद आप देखेंगे हो सकता है कि राब्ता सड़कें भी कुछ हद तक मुतासिर हों। लेकिन अच्छी बात यह है कि काश्तकारी के एतबार से आप देखेंगे तो मौसम में तब्दीली जरूरी भी है। खुश्क मौसम से भी परेशानियां काफी ज्यादा है, ठंड जरूर थी, जम्मू के कुछ एरियाज के अंदर धुंध है। प्रोग्राम के आखिर में जरूर आपको दर्जा हरारत भी बताएंगे, लेकिन माइनस टेम्परेचर की इस वक्त भी तस्दीक की जा रही है। 9 बजने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो मजीद खबरें आप तक पहुंचेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर हालात वाक़यात के ताल्लुक से, और कुछ एक ऐसी खबरें जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से ज़रूरी आप तक पहुंचेंगी। दीगर कुछ खबरें भी और वो खास मौजू जिसकी सीरीज़ या स्पेशल एपिसोड तीसरा आज इस प्रोग्राम में हम नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ब्रेक के उस पार। सारी डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात इन खबरों के हवाले से हमारे साथ रहिएगा।
के सफर को फटाफट से बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं साल 2025 की आमद है, यानी चंद लम्हात हमारे पास 2024 के बचे हुए हैं और साल 2025 आते आते ही पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरीट में अहम ओहदों पर तैनात अफसरान भी रिटायर होंगे। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम और हसास पोस्टों पर बैठे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान रिटायर होने वाले हैं साल 2025 के दौरान और ये तादाद तकरीबन 35 अफसरान ऐसे हैं। 35 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं और ये पहली मर्तबा होगा जब इतने बड़े पैमाने पर एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं और एक साल के वक्फे के दौरान इतना बड़ा झटका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अंदर लगने वाला है। जो रिटायर ऑफिसर्स होने जा रहे हैं उनमें सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस वक्त है अनिल कौल साहब, ये रिटायर हो रहे हैं और 30/4/2025 इनकी रिटायरमेंट है। तेज किशन भट्ट साहब जो कमिश्नर सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स है ये 31/5 को रिटायर हो रहे हैं। नजीर अहमद ख्वाजा जो डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर इस वक्त है लैंड सर्विस रिकॉर्ड्स के, ये रिटायर 30/4 को हो रहे हैं 25 को। इसके साथ साथ किशोर सिंह जो स्पेशल सेक्रेटरी है इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, ये 31/10 को रिटायर हो रहे हैं। आसिफ अली अफजर खान साहब जो डिप्टी कमिश्नर है स्टेट सेल्स टैक्स के, ये भी रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च को। इसके साथ हारून मलिक साहब जो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर सेक्रेटरी है, ये 30/6 को रिटायर हो रहे हैं। गुलाम नबी यत्तू जो मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन है, ये रिटायर हो रहे हैं जी 31/10/2025 को। और इसी तरीके से JKAS के जो मुश्ताक राथर साहब है और दीगर अफसरान हैं, ये भी तकरीबन 2025 के 8-9 महीने तक सारे रिटायर होंगे और ये माना जा रहा है कि ये 35 अफसरान जब रिटायर होंगे एक साल के दौरान तो एक बहुत बड़ा खिला जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी अरसे के बाद इस तरीके की सूरत हाल होगी कि एक साथ तकरीबन 3 दर्जन के करीब रिटायरमेंट्स होंगी और बैक टू बैक हर महीने के अंदर 2-2, 3-3 लोग रिटायर होते जाएंगे। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सूरत हाल क्या कुछ होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी सूरत हाल आपको 2025 आते आते पता लगेगी जब 35 के करीब सीनियर मोस्ट अफसरान जो है वो रिटायर होंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम मौजू की करते हैं और बात करते हैं सन्नत इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर पिछले कई हफ्तों से हम लगातार आपको बात बता रहे हैं। जो मुरादें मिल रही थी वो क्यों रुक रही है, फाइनेंशियल बजट की बात हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब इतलात और खबर ये आ रही है कि सन्नती इनकलाब को दवाम बख्शने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मुतहरिक हो गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फैसला लिया है कि वजीर आजम, वजीर दाखिला और मज़कूरा वजारत के साथ मामले को उठाया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि इंडस्ट्रियल प्रपोजल्स दिल्ली भेजा गया है, इंडस्ट्री का एक प्रपोजल दिल्ली भेजा गया है ताकि जो 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज है इसको बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपया किया जाए, ताकि यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है जो तकरीबन 300 के करीब प्रपोजल्स अवेटिंग है उन्हें नॉड मिल सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह फैसला है कि मामला वजीर आजम की नोटिस में भी लाया जाएगा, वजीर दाखिला की नोटिस में भी लाया जाएगा और DPIIT के दफ्तर में भी इस मामले को उठाया जाएगा। 28,400 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पैकेज ग्रांट किया गया था, दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जिसके तहत 971 यूनिट्स आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना है कि वजीर आजम साहब के साथ इस मामले को उठाना इसलिए ज़रूरी है, दाखिला वजारत के अंदर यह मामला इसलिए ज़रूरी उठाना है और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के साथ यह मामला इसलिए उठाना है क्योंकि हमारे पास 300 के करीब और प्रपोजल्स हैं जिनको वेट करना है और उनके मुराद देने के लिए मजीद रकूमात की ज़रूरत है। इसलिए यह मामला इन 3 मकामात पर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर ये प्रपोजल्स वेट किए जा सकते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर हो सकती है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर है क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर बैक टू बैक कई बड़ी खबरें इमरान ने आपके सामने पिछले एक हफ्ते के दौरान रखी है। इमरान, जहां एक तरफ से MSMEs की हमने खबर बताई कि किस तरीके से MSMEs ने पूरे इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर में दम तोड़ा, फिर हमने कहा कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, लोकल इंडस्ट्री है, वो क्यों परेशान है और उनका मानना है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, नए प्लेयर्स को लाया जा रहा है। फिर हमने इंडस्ट्रियल पैकेज की भी बात की कि कितना ज्यादा स्कोप इसके अंदर है और कितना कम पैसा है, लेकिन अब खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस तमाम मामलात को संजीदगी को समझते हुए दिल्ली के साथ राब्ता किया है और खबर यह है कि वजीर आजम, वजीर दाखिला और DPIIT के साथ भी राब्ता किया जाएगा ताकि इस पैकेज को मजीद बढ़ाया जा सके और यह मुराद उन लोगों को मिले जिनके प्रपोजल अवेट्स हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए इंडस्ट्रियल सी तरतीब दी गई थी और ये 10 साल के लिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये शुरू की गई 28,400 करोड़ रुपए के बजट के साथ ही। और 30 सितंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ, क्योंकि जो 28,400 रुपए का जो बजट है वो खत्म हो चुका है। खत्म इन द सेंस के जो इन्वेस्टर्स है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है उन्होंने रजिस्ट्रेशन की और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और इस सिलसिले में और ज़्यादा इस पे अच्छा रिस्पांस आया और ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है उन्होंने इसमें दिलचस्पी जाहिर की ताकि वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करे और इस स्कीम का वो जो है हिस्सा बने। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर साहब के लिए एक खत भी लिखा है इससे पहले, और जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से 28,400 रुपये का जो बजट है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें जो है और ज़्यादा लोगों ने हामी भरी है, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट्स या इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स ने। और उन्होंने 46,600 करोड़ रुपए की जो है वो मांग की है ताकि और ज़्यादा जो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स या इन्वेस्टर्स ने जो रजिस्ट्रेशन की है वो अभी ज़ेर इल्तिवा है। और अगर वो पैकेज मंजूर किया जाता है 46,600 करोड़ रुपए का और कुल मिला के ये 75,000 करोड़ रुपए बन जाता है, तो और मजीद जो इसमें इन्वेस्टर्स है वो इस पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे। और कुल मिला के जहाँ हम इस स्कीम पर नज़र दोहराते हैं या जम्मू कश्मीर एंटायरली हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखते थे, 2021 के बाद स्पेशली एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारी ऐसे स्कीम्स जो है, ऐसी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे मुरतब की या तरतीब दी, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि एक तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को फरोग मिले, इसको एम्पावर करे, डेवलपमेंट हो, ताकि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, दूसरा ये कि जो लोकल इकॉनमी हो, यहाँ की जो जीडीपी हो उसे वो जीडीपी बढ़े और उसकी ग्रोथ हो। और उसी तरह से हम इस स्कीम को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 को। हालांकि इससे पहले कई सारे खदशात जाहिर किए थे, खासकर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, स्पेशली जब हमने यहाँ स्टोरी की थी कश्मीर वैली के अंदर, और ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस है वो पोर्टल 30 सितंबर बंद होने के बाद वो मुतासिर हो रहे हैं और इवन के इन्वेस्टर्स ने भी कई सारे खदशात। तो क्या हम ये माने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम NCSS है, जिसको 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था और 2037 तक इसको चलाना था, उसमें जो पैसा आया था 28,400 करोड़ रुपया, इसको बेसिक बढ़ाने की जरूरत है ताकि पोर्टल ओपन हो सके, मजीद लोग आ सके और जिनके पोर्टल के तहत फाइलें पेंडिंग है उनको क्लियर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें टेक्निकली इन्होंने रखा है कि एक तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स और दूसरा न्यू यूनिट होल्डर्स। और जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स है वो उनकी तादाद तकरीबन 400 है और जो जो नए हैं तो उनकी तादाद भी तकरीबन 400 से ज़ायद है। कुल मिला के ये 971 के करीब जो है इन इन्वेस्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो मौसूल हुई है और वो तमाम। अच्छा, ये पूरा सिलसिला कब तक एक्सपेक्ट है? क्या जरा आपके बताने के कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? ये जो बजट 1 फरवरी को दिल्ली के अंदर आना है उसमें इसकी रिफ्लेक्शन होगी, या जो बजट जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब रखने जा रहे हैं उसमें इसकी रिफ्लेक्शन होगी, या अलग से ही कोई नोटिफिकेशन इस पूरे मामले में? क्या कुछ अभी तक आपके जरा कह रहे हैं? क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद मुदाखलत करें, डेट मीन्स ये इन लाइन सारा सिस्टम चल रहा है अभी। बहुत जल्द इसकी, जिस तरह हमारे भी जराया है इस स्कीम के हवाले से, जो हम लगातार इसको फॉलो अप करें। और खासकर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको फॉलो कर रहे हैं, खुद ही उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस स्कीम के हवाले से दिलचस्पी है और उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए तक इस बजट को बढ़ाने की मांग की है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो जम्मू कश्मीर का जो असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है उससे कबल ही लगभग जो है ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइक को बता रहे थे कि बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुतहरिक हो गए हैं, दिल्ली के साथ राब्ता और चैनल्स को बहाल कर दिया गया है और सन्नत
बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर चले, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो बहुत सारे इश्यूज जो सन्नत के साथ जुड़े हैं वो भी एड्रेस होने हैं। तो इससे पहले अगर ये माली मामला हल होता है तो ज़रूर एक बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के इंतखाबात रात देर गए मुकम्मल हो गए हैं और रात देर गए ही इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, नए सदर का इंतखाब हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्निंग दफ्तर के अंदर इसकी अनाउंसमेंट भी रात देर गए कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई बॉडी तश्कील दे दी गई है। एडवोकेट निर्मल कोतवाल नए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के सदर नामजद कर दिए गए हैं, नॉमिनेट हो गए हैं। और एडवोकेट बलदेव सिंह नायब सदर के तौर पर मुकर्रर हो गए हैं। कुल मिलाकर 2105 वोट्स थे जो पॉल होने थे, लेकिन उनमें सिर्फ 1904 वोट पड़े और गिनती का अमल रात देर गए तक मुकम्मल हुआ, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट हो गई कि एडवोकेट विक्रम कोतवाल साहब नए बार एसोसिएशन जम्मू के सदर नामजद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने बार एसोसिएशन जम्मू के हवाले से नए चेहरे सामने आए हैं। हालांकि कुछ पुराने चेहरे भी थे, लेकिन जब वोट्स हुए तो उस वक्त हमने देखा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में विक्रम कोतवाल को जिम्मेदारी मिली है नायब सदर के तौर पर, जिन लोगों को दिया गया है। चूंकि एक तवील अरसे से यहाँ कोशिशें चल रही थी कि विद इन जो एसोसिएशन काम कर रहे हैं उन्हीं में से बड़े चेहरे थे और पुराने चेहरे भी। अभिनव शर्मा भी फिर से मैदान में थे जो ऑलरेडी सदर रह चुके हैं, लेकिन उतने वोट नहीं ले सके। 2100 प्लस वोट, 1900 के आसपास वोट पड़ा या 2000 के करीब, जहां एसोसिएशन का सदर चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू के करीबी जिला उधमपुर से आ रही है, जहां पर गोली चलने का एक वाकया पेश आया है और फायरिंग की रिपोर्ट की, ये जो फायरिंग का वाकया पेश आया है, जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी तस्दीक उधमपुर पुलिस की जानिब से कर दी गई है और गोली चलने से 2 पुलिस एहलकारों की जान गई है जबकि एक जख्मी है, जिसकी तस्दीक एसएसपी उधमपुर की जानिब से गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए की गई है। पुलिस एहलकारों का ताल्लुक शुमाली कश्मीर से बताया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे तहकीकात शुरू की गई है, मगर एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरी के मुताबिक ये बरादरकशी या खुदकशी का वाकया हो सकता है, फ्रैक्टिसाइड या सुसाइड का केस, जिसकी तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है। और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ी है, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हाईवे के ऊपर चलते हुए डिपार्टमेंट की एक गाड़ी के अंदर गोली चलने का ये वाकया रिपोर्ट किया गया। और ये जो साइड पर लगी गाड़ी है, अब क्या इसमें कोई झगड़ा आपसी हुआ है, बरादरकशी है, क्या कोई खुदकशी का वाकया है, या कि बाकी तीनों के दरमियान 3 पुलिस एहलकार जो मुतासिर हुए, जिनमें 2 की जान चली गई है, 1 जख्मी हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है, हर एतबार से, हर एंगल से पुलिस के मुताबिक वो तहकीकात कर रही है। लेकिन 2 पुलिस एहलकार इतलात के मुताबिक गाड़ी जो कि ऊपर से तलवाड़ा जा रही थी सोपुर से, इन 2 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक, जिनकी मौत की तस्दीक की जा रही है। तस्वीर तो आपके सामने है, गाड़ी नंबर JK 05E4703 बताया जा रहा है और ये चला रहे थे कांस्टेबल मंजीत सिंह जो सोपोर से तलवारा रियासी के लिए जा रहे थे और उनके साथ 2 मजीद कॉप्स जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, हरमीत सिंह हेड कांस्टेबल और मलिक नाम का एक और कांस्टेबल इसमें था। और जो ही ये काली माता मंदिर के पास पहुंचे उधमपुर के नज़दीक, वहां पर इतलात पुलिस को मिली कि जनाब सूरत हाल क्या कुछ बनी है, यहाँ पर इंजरीज हुई हैं और शायद कैजुअलिटीज भी हैं। हेड कांस्टेबल मलिक शॉट एट शोल्डर, ये जो कांस्टेबल ड्राइवर था रंजीत सिंह, उस पर गोली चलाई है और उसके बाद बहस टकरार आपस में हुई है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ताहम पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है, FIR शुरू कर दी गई, लगा दी गई है और पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर पहले SSP ने ज़राए ब्लॉग के साथ गुफ्तगू भी की है और तमाम तफसीलात मीडिया के सामने शेयर की हैं। कि आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल को एक इतला मिली कि एक पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी जो कि सोपोर से तलवाड़ा की जा रही थी, उसमें सवार 2 पुलिसकर्मियों
को जो है फायरिंग की इंजरीज हुई है। इतला मौसूल होते ही जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल के एसएचओ और दीगर पुलिस अफसर जो है मौके पर पहुंचे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो अभी तक हमने की है उससे ये साबित हुआ है कि दरअसल ये एक फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड का केस है और इसमें जो है हमारी बाकी तफ्तीश जो उसमें दोनों जो है वो सोपोर पुलिस के कर्मी है और एक पुलिस वैन में सवार थे। इसमें फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड की अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उससे ये साबित हुआ है। एसएसपी अशोक नागपुरी जो बयान के जरिए तस्दीक कर रहे थे और ये दो पुलिस एहलकार, इसके अलावा एक जख्मी जिसकी तस्दीक की, जिसका नाम और डिटेल्स आपके सामने रखी। पुलिस की जानिब से भी वाकये की तस्दीक कर दी गई है और फिलहाल इस मामले में तहकीकात चल रही है। फायरिंग क्यों चली, क्या वाकया है, रास्ते में इस तरह का इंसिडेंट होना, क्या कोई आपसी रंजिश या कुछ और मामला है, बहरहाल पुलिस की तहकीकात। हाल पुलिस मौके पर है। ये उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने, जो तलवाड़ा जाते हुए वैन जो पुलिस वैन नजर आ रही है, डिपार्टमेंट की अपनी वैन है, इसके अंदर इंसिडेंट। अच्छा जी, ये जो कुछ लोग लिख रहे थे कि ये जनाब इंतहा पसंद या दहशतगर्दाना कार्रवाई है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी कोई एंगल नहीं है। इसलिए इस तरीके के रूमर्स ना करें। ये विद इन द गाड़ी में ही कुछ हुआ है। अब पता लगेगा थोड़ी देर में कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल 2 कैजुअल्टियां वहां पर हुई है जिसकी तस्दीक भी की गई है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं सयाहत की, क्योंकि सयाहत बुनियादी ढांचा है जम्मू कश्मीर का और यह बुनियादी रोजगार का एक मौका भी है उन इलाकों के अंदर जहां पर सयाह जाते हैं। अभी दूध पथरी बड़गाम का मामला हल ही नहीं हुआ कि एक और मामला इस वक्त गुलमर्ग से सामने आया है और गुलमर्ग के अंदर भी इंतजामिया एक आदमी एक लाइसेंस के नाम पर काम करने के लिए कमर बस्ता हो गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां जहां पर भी सयाहत के शोबे परवान चढ़ रहे हैं, सयाहत का मौका है, वहां पर इसी तरीके का हुक्मनामा अब आने वाले दिनों में मिलेगा। दूध पथरी के बाद गुलमर्ग आज सुर्खियों के अंदर है। एक शख्स एक लाइसेंस का मंसूबा तैयार किया गया है। अब आप समझेंगे ये ठीक है जी, मेरे पाड़ी है तो मैं एक ही लाइसेंस तो रखूंगा। ये मामला वैसा नहीं है। जब आप इसको खंगाल कर बड़े पेज पर देखेंगे तो यहां पर एहतजाज की भी खबरें सामने हो रही है और बहुत सारे लोग जो है यहां पर नाराज है। मल्टीपल यानी एक आदमी दाबा भी चला रहा था, एक आदमी स्कूटी भी चला रहा था, घोड़े भी दे रहा था। उनको लेकर ये जो मल्टीपल सर्विस रेगुलेशंस थी उसको लेकर यह फैसला लिया गया है और सयाहत शोबे ने यह फैसला लिया है या तो आप घोड़े बांध रहिए या चाय बेचिए या आप कोई और काम करें। एक आदमी हर वक्त 3-4 काम नहीं कर सकता है, 3-4 कामों का जिम्मा नहीं लेगा। एक आदमी एक काम करेगा। नोटिफिकेशन के लिए जारी कर दी गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही दूध पथरी की तर्ज पर अब गुलमर्ग में भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही है। इशफाक डार के पास चलते हैं। 1 पर्सन 1 लाइसेंस का ये जो फॉर्मूला है, एक तो ये बताइएगा इसमें मजीद क्या वजाहत की गई है हुक्मनामे में इशफाक, और दूसरा जब ऑर्डर आया है तो क्या रद्द-ए-अमल उन लोगों की तरफ से जिन लोगों के लिए ऑर्डर्स जारी हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म की जानिब से? जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से गुलमर्ग की बात करेंगे, सयाहती गुलमर्ग में कल रात गई ये फरमान जो है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम दूध पथरी के हवाले से बताएं कि दूध पथरी में भी इस तरह का अगर वहाँ पर दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा जब सामने आया था, बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज भी किया है, क्योंकि गुलमर्ग के हवाले से ये पता चले कि ये एक ऐसी विंटर डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सयाहत से वाबस्ता है, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो स्लेज वाले हो, चाहे वो डांडी वाले हो, चाहे वो गाइड्स हो। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कारोबार अपना चला रहे हैं, सदियों से यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन उस हवाले से अगरचे महकमा सयाहत ने कई बार इस तरह के इकदाम उठाए कि यहाँ पर कहा गया कि एक आदमी को एक ही लाइसेंस के तहत काम करना चाहिए, लेकिन उस तरह जब फरमान निकलता था तो उस फरमान पे यहाँ पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता था। कल जाके जब गुलमर्ग का ऑर्डर जो आया है, यहाँ पर भी इस तरह कहा गया कि यहाँ पर जो है एक ही लाइसेंस के तहत काम करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 20,000 के करीब जो नौजवान है, चाहे वो पोनी के साथ वाबस्ता है, वो डांडी वाले के साथ वाबस्ता है या सयाहत के मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता है, उनका रोजगार जो है वो इस इंतजार में है कि कब इस तरह का फरमान जो है वो गुलमर्ग जारी किया जाएगा और उनको भी यहाँ पर जो है मौका फराहम होगा कि वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से फरमान आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का फरमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका ट्रेड जो है
वो इससे मुतासिर होता है। जिस तरह से हम बात करेंगे टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बहुत सारे लोग जो है जो इससे वाबस्ता है, उनका रोजगार इससे मुतासिर होगा। और क्योंकि नौजवानों की अगर बात करेंगे, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग जो है, क्योंकि अगर हम वैली गाइड्स की बात करेंगे, वैली गाइड्स अगरचे गुलमर्ग में वो एंट्री करते हैं और बहुत सारे ट्रेडों के साथ वो मुंसलिक हैं, लेकिन वहां पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। और वो गाइड को की लाइसेंस तो अगर उनके पास है, लेकिन वहां पर उस तरीके से वो अपना रोजगार नहीं कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि एक नेक्सस है जी, उस नेक्सस को तोड़ने की एक तो ये भी खबर आ रही थी। दूसरी खबर ये भी है कि एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है जो हुकूमती इस फैसले की सराहना कर रही है, कह रही है ठीक है जी, इससे हमारे रोजगार के मौके खुल जाएंगे। लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उन एहतजाज करने वालों के पीछे क्या लॉजिक है कि वो क्यों इस चीज पर बजीद है कि हम इसको होने नहीं देंगे? देखिए, ये एक बड़ा, ये अगर हम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, ये एक बड़ा इसमें सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजामिया ने भी आज तक अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाना चाहते हैं वो रोजगार कमा नहीं सकते हैं, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे कोनी वाले हो, चाहे कोट बुट वाले हो। जिस तरह हमारे पास कुछ डिटेल्स जो है, जो महकमा के अंदर जो अफसरान है, जो वक्त वक्त पर उनकी तरफ से जो लाइसेंस फराहम की गई है, वो उन्हीं लोगों को फराहम की गई है जिनके पास कोई ऐसा ट्रेड चल रहा हो, चाहे वो कोनी के हवाले से हो, चाहे वो कोट बोर्ड के हवाले से हो या स्कीइंग के हवाले से हो, उनके पास 2-2, 3-3 लाइसेंस है। लेकिन अगर वो क्लबिंग में चला रहे हैं और अब जाके सरकार कह रही है कि एक पर्सन को एक ही लाइसेंस होनी चाहिए, वो लोग सरापा एहतजाज है कि शायद उनके कहीं ना कहीं अब सरकार की लाठी जो है उन पर भी आ सकती है। लेकिन एक ऐसा जो यहाँ पर लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है, जो लोग जो है इसमें अब काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मौका फराहम नहीं किया जा रहा। क्योंकि नौजवान जो है गुलमर्ग नहीं कि पूरे बारामूला, कुपवारा से जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाना चाहते हैं और सयाहती ट्रेड में आना चाहते हैं, उनको मौका फराहम नहीं किया। टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अभी भी गैर कानूनी तौर चल रहे हैं, जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेकिन महकमा, चाहे वो महकमा सयाहत की बात करेंगे या टूरिज्म पुलिस की बात करेंगे, उनकी तरफ से कोई भी आज तक इसमें पेशकश नहीं की गई ताकि इन मजीद बेरोजगार नौजवानों का रोजगार जो है वो इसमें चला सकते थे। लेकिन अगर ये गैर कानूनी काम को लेकर अथॉरिटीज कह रही है कि उसको रोकने के लिए ये हुक्मनामा है, इकदामात हैं, सबके मसावी हुकूक की बात हो, बराबरी की बात हो, अथॉरिटीज के नोटिस में अगर ये सब चीजें हैं, तो क्या फिर इस चीज की तरफ भी कोई इशारा किया गया कि कार्रवाई कल को जाकर होगी? किसी के पास एक से ज्यादा लाइसेंस है, वो फराहम करने वाले जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उन पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, फिर उन पर भी कार्रवाई हो? क्या इसमें भी कोई तवक्को करें कि सरकार की नींद वहां पर भी जरा टूटे? देखिए आसिफ जी, इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें सीधे सीधे ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी जो दफातर में ब्यूरोक्रेसी भी चल रही है, वहां पर जो लोग सयाहत के जरिए अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, जो नए नौजवान अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, उनके लिए अभी हम ये कह सकते हैं कि ये हुक्मनामा सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद रहेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें कोई गुंजाइश हम ये नहीं कह सकते इसमें कोई गुंजाइश है, क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब ये ट्रेड की बात आती है, एक नए नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं सयाहत के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इशफाक डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मिला जुला रिस्पॉन्स है, नौजवानों का मानना है कि बेहतर कदम है, अच्छाई की ओर चला जा रहा है क्योंकि नए वसाइल खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग इस पर एहतजाज भी करते हुए उसी तरीके से नजर आ रहे हैं जिस तरीके से दूध पथरी के अंदर भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया था। बहरहाल खबर तो सयाहत के हवाले से मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन जरा बात करते हैं कारकर्दगी की, और उस कारकर्दगी की जिसे महकमा दीही तरक्की कहते हैं। और महकमा दीही के तरक्की की कारकर्दगी का सवाल तब पैदा हुआ जब मरकज तरफ से बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले पंचायतों को अवार्डों से नवाजा गया, और अब की बार जम्मू कश्मीर से एक भी पंचायत उस क्राइटेरिया को टच नहीं कर पाई जहां पर उन्हें अवार्ड मिल सकता था। नेशनल पंचायत अवार्ड का मामला है, कोई भी पंचायत जम्मू कश्मीर से अब की बार उस फहरिस्त में नहीं जहां पर उन्हें अवार्ड से नवाजा जाए। लेकिन लद्दाख की 2 अहम पंचायतें अब की बार 2 अहम अवार्ड लेने में कामयाब हुई हैं। 27 पंचायतें अक्रॉस जो पूरे मुल्क के अंदर है उन्हें चुना गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत
विकास पुरस्कार के लिए, साहित्य पुरस्कार के लिए, यानी 27 पंचायतों को चुना गया पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। और उन 27 पंचायतों में 2 पंचायतें लद्दाख की है और जम्मू कश्मीर की कोई भी पंचायत शामिल नहीं हुई है। द्रौपदी मुर्मू जो सदर है वो नेशनल पंचायत अवार्ड नई दिल्ली के अंदर देंगी और तारीख मुकर्रर की गई है 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा बेहतरीन पंचायतों को अवार्डों से नवाजेगी। जम्मू कश्मीर इस फहरिस्त में अब की बार नहीं है। लद्दाख की 2 अहम पंचायतों को बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर यह दीनदयाल उपाध्याय जो विकास पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा। समूर घर पंचायत जो पिनामिक ब्लॉक के अंदर है, लद्दाख के अंदर है, इन्होंने जी ग्रीन पंचायत अवार्ड ले लिया है। और खलसी पंचायत के अंदर एक और पंचायत है जिन्होंने गुड गवर्नेंस अवार्ड लिया है। 2 अवार्ड, एक अवार्ड जो ग्रीन पंचायत अवार्ड है वो भी लद्दाख को चला गया, गुड गवर्नेंस अवार्ड भी लद्दाख को चला गया। इस तरीके से 2 अवार्ड जो है वो दे दिए गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पंचायती राज की तरफ से हर साल ये अवार्ड्स जा रहे हैं और अब की बार साल 2022-23 के दौरान जो पंचायतें बेहतर कामकाज कर चुकी हैं उनको इन अवार्डों से नवाजा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की एक भी पंचायत इस फिगर में नहीं है अभी तक जो एदाद शुमार हमारे पास आ चुके हैं। चलिए, पंचायतों के हवाले से बात थी। जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस अगर शायद होती तो चीज़ें मजीद बेहतर होती, इनाम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता सरकार की तरफ से। लेकिन बात एक और बड़े इदारे की जिसको आप JERC कहते हैं, जहां पर अफसरान की या जिम्मेदारान की कमी के बीच सरकार की जानिब से मजीद काम शुरू किया गया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के लिए भी चेयरपर्सन की तकर्री को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर दोनों यूटीज अंदर, चूंकि एक ही बड़ा इदारा है जो दोनों यूटीज में इस वक्त काम करता है और बिजली के पूरे निज़ाम को भी देखता है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर चेयरपर्सन इनमें अपॉइंट हो सके, जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा सके, इसके लिए एक तलाश जो है वो मजीद तेज कर दी है। भारत सरकार की मरकजी जो वजारत तवानाई है, यूनियन पावर मिनिस्ट्री है, उसने इस सिलसिले में काम शुरू किया है और ये अमल शुरू होने का मतलब है कि बहुत जल्द शायद सामने फेसेस भी आ जाएं। आज के वक्त में जो चेयरपर्सन इस वक्त हैं मौजूदा सरबराह, जिनकी मुद्दत 2025 में खत्म हो जाएगी, मई की 25 तारीख को, उससे पहले सरकार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले ताकि कल को जाकर कोई परेशानी ना हो। और ये जो इस वक्त एक जुडिशियल बॉडी को भी जिम्मेदारी दी गई है जिसने 25 मई 2025 को जिम्मेदारियां अपनी खत्म करनी है। जरूरी यह है कि सेक्शन 84 के तहत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के मुताबिक जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो ज़रूरी है। और किसी भी हिस्से के अंदर, किसी भी खित्ते के अंदर आज के वक्त में 2 चीज़ें याद रखना है। इस इदारे के अंदर अगर कोई काम करता तो एक तो वो इसके अहल होना चाहिए, उसको जब जिम्मेदारियां दी जाए कम से कम इस चीज़ का पता होना चाहिए, परेशानियों का हल कैसे या मसाइल का हल कैसे तलाशा जाए ये पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस का मामला हो, कॉमर्स का मामला हो, लॉ और मैनेजमेंट का मसला सारा जो है वो सुलझा सके, ऐसा कोई शख्स तैनात होना चाहिए। 2020 में JERC को जिम्मेदारी दी गई कि इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ्स हैं, जो सालाना किराया भी एक तरह से कितना कहाँ पर होगा, अखराजात के हिसाब से कैसे चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें ये कमीशन डिसाइड करता है पिछले 4.5 सालों से 2020 के बाद। और दोनों यूटीज़ के अंदर, कश्मीर में भी जम्मू के अंदर भी एक बड़ी जिम्मेदारी। तो ऐसे में अब चेयरपर्सन की तकर्री होगी। मौजूदा जो सरबराह हैं उन्होंने चूँकि अपना काम कंप्लीट करना है 25 मई को, और उसके बाद आप जाएंगे यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस में। इस बात की तरफ सबकी तवज्जो रहेगी कि नया सरबराह जिम्मेदारियां संभाले। अब आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर सरकार की जब हो रही है, इदारों की हो रही है, तो काबीना वजीर सतीश शर्मा का एक आप तक पहुंचाएंगे और मुफ्त बिजली की भी साथ साथ बात की गई है, उस ताल्लुक से भी थोड़ी देर में डिटेल्स आप तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में सरकार के मंसूबे क्या हैं, प्लानिंग्स क्या हैं, प्लान एग्जीक्यूट कैसे किए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से एक स्टेटमेंट सतीश शर्मा साहब का, जो इस वक्त के कैबिनेट में भी है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में है। एक तरफ जहां एक बार फिर से उन्होंने इस बात की हिमायत की या वकालत की कि पान के साथ जो मुख्तलिफ रास्तों के जरिए तिजारत होती थी उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए, एक तो वो, लेकिन
बड़ी खबर उन्होंने ये बताई है कि हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं हुकूमत साजी के लिए। जो पिछले कई दिनों से हम लगातार खबर बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर एक तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहब का दफ्तर एक तरफ से, दो पावर कॉरिडोर्स इस वक्त बने हुए हैं। अगरचे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सतीश शर्मा साहब जब कल एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि मुश्किलें पैदा की जा रही है, हिंड्रेंस की जा रही हैं कि कामकाज सही तरीके से चले। और ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को अभी बहुत सारे मुश्किलात हैं जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ रहा है और उन्हें हल करने की अशद जरूरत है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो ये बात बता रहे थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बता रही थी कि ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल के बीच सतीश शर्मा के बयान ने फिर उस पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया कि वाकई तौर पर दो अलग अलग पावर कॉरिडोर्स हैं, और जब ये दो कॉरिडोर्स काम करते हैं तो उसमें अवाम को गोनागू मुश्किलात से भी दो चार होना पड़ रहा है। डलहौजी भेज दिया गया क्योंकि हम देहात से हैं साहब, हम एलओसी के रहने वाले हैं। मेरी छत से जब मैं शाम को बैठता हूँ, मैं हाई जी जिसे कहते हैं, मुझे पाकिस्तान की वो लाइट्स दिखती हैं, मुझे उनकी बसों के मुझे अजान सुनाती है, तो खुद सोचो मैं कितनी शानदार जगह पे रहता हूँ। और मैं बड़ा उम्मीद परस्ता आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारें, चाहे मोदी साहब हैं, चाहे वाजपेयी साहब हों, चाहे कल को गडकरी साहब बने या कोई और बने, ये रास्ते खुलने चाहिए। डॉक्टरी जो वाजपेयी साहब की है वो खुलेगी तो ये सारे मसले हल होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। बात जब सरकार की हो रही है तो जम्मू के अंदर आप सबको याद होगा कि कल और परसों दोनों प्रोग्राम्स में आपको बताया था रोहिंग्याज के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन सरकार ने शुरू किया है। और पहला फरमान राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आया था कि बिजली और पानी की सप्लाई की कटौती मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और ये खबर जब गर्दिश करने लगी तो इस पर एक जवाब भी आया। रोहिंग्याज को फिलहाल ये जो पनाहगुज़ीन है उनकी पानी सप्लाई बंद नहीं की जाएगी। और ये बयान जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना की तरफ से उस वक्त आया जब ऑलरेडी ये खबरें गर्दिश कर रही थी। एक ऑर्डर हमने देखा कि मुतअद्दिद मकामात की निशानदेही की गई। जो रोहिंग्याज अगर किसी तरह का इल्जाम था, क्रिमिनल एक्टिविटीज, मुल्क या रियासत मुखालिफ कोई इल्जाम था, तो उन चीजों को दुरुस्त करने या उस बीच एक ऑर्डर जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परसों आया था कि किन किन मकामात की निशानदेही की गई है जहां पर इनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। लेकिन कल के स्टेटमेंट ने, यानी 24 घंटों के अंदर दूसरा स्टेटमेंट कि रोहिंग्या की झुग्गियां जो हैं उनको पानी का कनेक्शन तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक मरकजी सरकार मुल्क बदरी के हवाले से कोई हतमी फैसला ना ले। और यह स्टेटमेंट जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना ने दिया, जिनके मुताबिक कुछ ऐसे मापदंड हैं, कुछ लकीरें हैं जो मरकजी सरकार ने, जब मुल्क की सलामती की बात है तो उनने खींचनी है, लेकिन अगर इनको मुल्क बदर करना है, यहां से निकालना है, तो तब तक जब तक सरकार कोई हतमी फैसला ना ले, मौजूदा वक्त में यहां पर पानी सप्लाई बंद करने का उनके मुताबिक सवाल ही पैदा नहीं होगा। उनका मानना है कि ये मामला इंसानी हमदर्दी का भी है और इंसानियत के दायरे में इस चीज़ को देखा जाए कि बिजली पानी उन्हें मिले। जब तक मुल्क की जो बड़ी क़ियादत है, वज़ीर आज़म, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, इस पर कोई हतमी फैसला न ले, इनको मुल्क बदर करना है, निकालना है। PTI के साथ ख़ुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कल इस बात का इशारा दिया है कि फ़िलहाल रोहिंग्या जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं उनकी बिजली, उनकी पानी वाला जो मामला है वो नहीं काटा जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मरकजी हुकूमत कोई हतमी फैसला नहीं लेगी। अब ये याद रखिएगा, ये एक बड़ा संगीन मामला बनता जा रहा है जहाँ एक तरफ से मुल्क की और रियासती सलामती का मामला है और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर इदारे जात जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। न सिर्फ यहाँ रोहिंग्याओं और उन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आए और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हो रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने इनकी माली मदद की है यहाँ पर रहने के लिए, गैर सरकारी अंजुमन इदारे और मजहबी इदारे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मन जो है वो हुकूमत बना रही है, इंतजामिया बना रही है। इस बीच ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति के वजीर जावेद राना का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि आदाद शुमार तो हमारे सामने भी है लेकिन मामला मरकज का है। मरकज जब तक उन्हें मुल्क बदर नहीं करती है तब तक पानी देना एक इंसानी मामला है और इसे बंद नहीं किया जाएगा। और इस ज़मन में मज़कूरा अफसरों के साथ आज दिन में मुलाकात भी होगी जावेद राना साहब की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि
सुर्खी में पिछले कई दिनों से रोहिंग्याज है और रोहिंग्याज के मामले पर रात देर गए जावेद राणा का बड़ा बयान। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मेहमान के पास चलेंगे, उस बड़े मसले पर गुफ्तगू करेंगे जो हमने शुरू किया है कि किस तरीके से ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग होती है, जुआ खेला जाता है, गेम्स खेली जाती है और ये गेम गैम्बलिंग और ये सारी चीजें किस तरीके से हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही है और आने वाले दिन हमारे किस तरीके से होंगे। आज जरा कानून के पहलू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। फौरन उसके बाद आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में अब जरा बात करते हैं जुए की। सुनते ही जरा रोंगड़े खड़े हो जाते हैं, फिर अल्फाजों की भी कमी होती है और फिर जब हम इसको एनालाइज करते हैं कि मामला कितना संगीन है तो पता लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। और इस वजह से ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला है, ऑनलाइन गेम्स के जरिए से फ्रॉड्स हो रही है, ऑनलाइन के जरिए से बड़ी चीजें चल रही है, तो इसको देखते हुए क्राइम ग्राफ तो बढ़ ही रहा है लेकिन इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है। जो तवाजुन होना चाहिए था, जो एक मीज़ान चलना चाहिए था, वो बिगड़ रहा है। अवलन जो बच्चा इसमें लग गया, जो आदमी इस दलदल में आ गया, वो सोशल लाइफ से कट जाता है, फैमिली लाइफ से कट जाता है, एजुकेशन से हट जाता है, नौकरी से चला जाता है और बुरी तरह से इसमें इतना फंस जाता है कि उसका पैसा भी जाता है, रुतबा भी जाता है, इज्जत भी जाती है और सब कुछ खो जाता है। उसको ये पता भी नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ से जो लोग जीत कर आ रहे हैं और फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी पजीरियाबी हो रही है, ये एक बुनियादी वजह बनी है कि इसने एक हाइप ले ली है पूरे इंडिया के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन कानून इंतहाई कमजोर है इस पूरे मामले पर। और आज जरा कानूनी एतबार से देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जुआ है, इसको अगरचे रियासती हुकूमतों की तरफ से भी बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल क्यों खराब है, जरा इस पर बात करेंगे। नदीमुल खालिक साहब हमारे साथ हैं, वकील है और इस पूरे मामले पर भी कई बार केस उसको भी हैंडल किया। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नदीम साहब ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल जो हमारे सामने है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स और फिर सोशल फैब्रिक जो हमारा है, जिस तरीके से हमारा सोशल ताना बाना है वो जिस तरीके से बिखर रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या कानून में कमी है या हमारी अदम दिलचस्पी है कि हम इसकी ओर ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं? शुक्रिया आपका इशफाक साहब, क्योंकि ये जो गैम्बलिंग का मामला है बड़ा हसास मामला है और आए रोज हमारे बहुत सारे नौजवान इस दलदल में मुलवस होते जा रहे हैं। रही बात इस हवाले से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर हम देखेंगे ये जो बैटिंग का सिलसिला है, पहले हम जब बात करते थे गैम्बलिंग का, ये खुफिया तौर पे होता था। अगर कोई एक अफराद इसमें मुलवस भी थे वो चोरी छुपे गैम्बलिंग करते थे। लेकिन आज का जो मामला है, मैं कहूँगा सबसे बड़ा चीज जो है वो आपके पास अवेलेबिलिटी है। अगर आप, मैं बताऊं आपको, अगर आप आज से 8, 10 या 15 साल पहले कोई भी गुनाह या गलती करने की सोच रहे थे, आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे सोचने से ही, अगर मैं ये गलती करूंगा, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे ड्रग एडिक्शन हो, चाहे और भी मामला हो या समाजी बदअमनी, जब आप सोचते थे आज से 10 साल पहले, खड़े हो जाते थे ये सोचने से ही। आजकल आप देखेंगे, आजकल आपके पास अवेलेबिलिटी है। अगर आप ये चाहते हैं एडिक्शन में मुलवस हो जाए, यू आर जस्ट ए कॉल अवे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन ने हमें अपने गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे ही अब ये जो गैम्बलिंग का मसला है, आप घर बैठे ही गैम्बलिंग कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है गैम्बलिंग की, जहां से आप ये चीजें अवेल कर सकते हैं। अब इसमें क्या मसला है, ये क्यों इतने रूज पर है हमारे पार्ट में, मैं बताऊंगा आपको। जब भी हम ऐसे मामला पे बात करते हैं तो मेरा इस पे
हमेशा यही कहना होता है कि ये पेरेंटिंग फेलियर है। अगर हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फोन दे रहे हैं या बाकी चीज दे रहे हैं, लेकिन पेरेंटल कंट्रोल नहीं रहता है हमारे बच्चों के ऊपर, उस वजह से हमें पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ कहाँ जा रहा है। ये गैम्बलिंग ही नहीं, और भी ये जितने भी गेम्स हमारे बच्चे खेल रहे, जब वो इन गेमों के आदी हो जाते हैं तो वो लेस सोशल जाता है, उनका जो ये एकेडमिक है, एकेडमिक करिकुलम, उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, वो कंपटीशन नहीं कर पाते, एंटी सोशल हो जाते हैं, वो बाकी खेल कूद में भी उनका ये फिर रुझान नहीं रहता है, वो फिर इसी चीज में उनका जो ये जो माइंड है, माइंड उनका कैप्टिव हो रहा है इन चीजों से। ये बताइएगा नदीम साहब, अब इसमें कानूनी दावपेच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कहा जा रहा है कि काफी ग्रे एरियाज है जहां पर बात होनी चाहिए थी, है नहीं, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन वाला मामला भी चल रहा है और ऑफ भी काफी उरूज पर है अब इन दिनों। देखिए, इस हवाले से मेरा यही कहना है, अगर हम देखेंगे सेंट्रली हमें एक के लेजिस्लेशन है, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और ये जो गैम्बलिंग बैटिंग वगैरह का है, इस पे ये ना स्टेटस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप इन पे कवानीन बना दीजिए, लेकिन अलमिया ये है हमारी दो कंट्रीज है, गोवा और सिक्किम, उन्होंने ये ना वहाँ पे लीगलाइज किया है। अगर हम अपने पार्ट की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ इसके लिए कोई वो प्रिवेंटिव लेजिस्लेचर नहीं है इस चीज को लेकर, बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर। इसमें यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइन अगर आप पे इम्पोज हो जाती है, अगर आप कन्विक्ट भी हो जाते हैं इस केस में, ज्यादा से ज्यादा फाइन आप पे इम्पोज अगर होगी वो 2000 होगी, और ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट अगर आपको होगी, जेल होगी, वो 6 महीने की जेल होगी आपको। वो ये ना प्रिवेंटिव लेजिस्लेटिव मेजर्स नहीं है हमारे पास। जैसे हमने ये ना NDPS, ये ना ड्रग्स हमारा खतरा था, उसके लिए हमने एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया NDPS, या सेक्सुअल हैरासमेंट था उसके लिए हमने ये पॉक्सो एक्ट बना दिया, या अनलॉफुल एक्टिविटीज थी उसके लिए हमने एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग के मामले में हम ये ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेहसास है हमारी जो सरकारें हैं। ये अगरचे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की सरकारों पे छोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार इस चीज को लेकर संजीदा नहीं हुई, कोई प्रिवेंटिव लेजिस्लेचर नहीं बनाया गया इस चीज को लेकर जिससे हम ये करब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका ये मानना कि चूंकि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनके दायरे इख्तियार में है ये कि अगर हम इसको चैनलाइज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ये रुक सकता है, अगर हम आंख बंद करेंगे तो ये तबाही की ओर हमें ले सकता है। एक तो ये अभी कितने केसेस ऐसे हैं जो फ्रॉड के और इस तरीके के सामने आ रहे हैं, क्योंकि गैम्बलिंग में बहुत सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं, FIRs भी होती है, क्या कोई सिस्टम है कि कहीं जहाँ पर ये डाटा निकल सके कि कितना केसेज है, कैसे केसेस है हमारे पास? जी 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 हाँ, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर हम देखेंगे ये केसेस हमारे पास कितने हैं, कितने FIRs लग चुके हैं अभी तक, वो तो ज्यादातर उन्हीं में लगे जो ऑफलाइन गैम्बलिंग करते हैं, उन चीजों में लगे हैं FIRs, लेकिन जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है इस पे तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है ऑनलाइन गैम्बलिंग पे। उसकी ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसके नतीजे हमें भुगतने पड़ते। आज हम देखते हैं हमारे साथ जो पढ़ते लिखते थे, हमारे कुछ दोस्त थे या ताल्लुकात थे उनके साथ, वो हमने देखा वो आसमान से सीधे जमीन पे गिर गई इस गैम्बलिंग की वजह से, इस बैटिंग की वजह से। तो अब हल कैसे इसका निकाला जा सके? एक तो कानून बने, दूसरा सोसाइटी में किस तरीके से इस पर अब खुलकर बात करनी पड़ेगी, या क्या कुछ करने की जरूरत है आपकी नजर में? सोसाइटी में देख लीजिए, आपको मेरा इस पे क्लियर स्टैंड है और मेरा क्लियर यही कहना है इस चीज पे, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारे पास कोई है, हमारे पास बहुत ज्यादा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे पास डिफरेंट NGOs है, उनको चाहिए कि पहले ये जो स्टेक होल्डर है हमारे, ये जो ये ना हमारी रिलीजियस पर्सनालिटीज होती है, उनको चाहिए कि हमारे उलमा को, हमारे खुतबा को चाहिए कि वो जुमा की हर तकरीर पे या बहुत सारे इज्तिमात होता है, वो इस चीज को भी मौजू बनाए कि इसके कितने नुकसानात है अगर हम दीनी पस मंजर से देखेंगे, और जो हमारी समाजी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक समाजी बुराई भी है, उस हिसाब से भी हमें ये ना इस पे बात करनी है। कितने मामलात होते हैं इसकी वजह से, गरीबी होती है, और रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ लोग निकले थे कि हम अपने अब गुर्दे भेजेंगे, कई वालिदैन ने कहा कि हमारे बच्चों के साथ कोई लेन देन ना करे। इस चीज में मस्जिद के इमाम से घर के खानदार से लेकर मस्जिद के इमाम तक या मदरसे के उस्ताद से लेकर जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, वो सारे जिम्मेदार है इस चीज को। ये एक
दलदल है, एक चैलेंज है हमारे पास, एक मेहनत है हमारे पास। हमें चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है इस पे वो अपना काम करे, एक लाही अमल तरतीब दे। अगरचे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेचर इसके लिए बना दिया जाए। तो वही हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए सोसाइटी, हमारी कितनी जिम्मेदारी है, एज ए पेरेंट्स हमारी कितनी जिम्मेदारी है, एज ए टीचर्स हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है इसमें, और खुल के बोलना है इस नासूर के खिलाफ। इसमें कोई ये हमें नदीम खालिक साहब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात है या सिविल सोसाइटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वुकला बरादरी का या माहिरीन का, जो कानूनी माहिरीन है आपकी तरह, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा कलीदी किरदार है। क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि मुतलकीन से, इदारों से, जिम्मेदारान से, हुकूमत के नोटिस में ये बात आपके जरिए भी लाई जाएगी कि यहाँ पर ये कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ें करने के लिए ऑथराइज है, किया जा सकता है किसी हद तक? कोई तजवीज़, कोई प्रपोजल आपकी तरफ से भी जाए, कम से कम कहीं से तो एक पहल हो। जी बिल्कुल, हमारा भी इसमें अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूशन होता है। अगर समाज में कोई बुराई होता है भी उसके रद्द में बोलना एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात ये रही कि हमारे पास अलग लेजिस्लेशन नहीं है, तो इस हवाले से मैं मतलब इतना कर सकता हूँ, हमारे जितने भी बार एसोसिएशन से पूरे JNK में कोशिश करूंगा मैं अपने लेवल तक मैं उनके साथ कांटेक्ट करूं, हम यहीं से एक प्रपोजल बना के दे गवर्नमेंट को। उसमें ये ना हम अपनी ये तजवीज़ें रखें कि कितने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए इस गैम्बलिंग को लेकर, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो बच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कानून में कमी है, अगरचे मरकजी कानून का भी आप हवाला दे चुके हैं, रियासती कानून में क्या कुछ है उसमें काम करने की जरूरत। लेटेस्ट होप की नई हुकूमत बनी है तो उनके सामने ये सारे फीडिंग पॉइंट्स होते हैं, बाकी कानून उन्हें बनाना है, लेकिन कानून बने ना बने हम सब की जो मिली जिम्मेदारी है उस पर हमने गौर करना है। हम सबको पता है कि कौन कहाँ पर कैसे इस वक्त लगा हुआ है, किसके मोबाइल पर क्या कैसे वो गेमिंग खेल रहा है, उसकी काउंसलिंग करे, प्रॉपर काउंसलिंग करे और उसको इस दलदल से बाहर निकाले, क्योंकि ये दलदल न से इकोनॉमिकल ड्रेन सिर्फ कर रहा है, इसकी इकोनॉमिक खत्म कर रहा है, इसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है, इसकी फैमिलीज को खत्म कर रहा है, और फिर न जाने आगे मुस्तकबिल हमारा कैसा होगा। एक तरफ से ड्रग्स है, एक तरफ से बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ से ये ऐसी न दिखने वाली बला हमारे सामने जो हमारे घरों में दस्तक दे चुकी है। अगर इस पर हमने गहरी नजर नहीं रखी तो वो दिन दूर नहीं जब तबाही हर घर के अंदर होगी और फिर हम सीना को भी करते हुए नजर आएंगे। आपकी फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, आप कॉल करना जी शुरू, लेकिन तब तक जरा वेदर अपडेट से आपको बाखबर करते हैं कि रात जम्मू कश्मीर की कैसे गुजरी है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कैसे गुजरी है बल्कि रात लद्दाख तक कैसे गिरी है। तो श्रीनगर सबसे पहले आपके सामने, जहां पर दर्जे हरारत में थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन पहले ही हमने कहा था कि मनफी दर्जा हरारत है, 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक और सर्द रात श्रीनगर के अंदर गुजर चुकी है। काजीगुंड के अंदर भी थोड़ी सी बेहतरी है, -1.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा में भी -0.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम -2 और गुलमर्ग के अंदर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज दिन भर मतला आलूद और बूंदाबांदी के इम्कानात रोशन है। पहलगाम, गुलमर्ग के अंदर स्पेशली सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलेंगी। फटाफट से आगे बढ़ेंगे जी। के बाद जनाब सोनमर्ग चलते हैं, सयाती मकाम है -2.2 यानी दर्जा हरारत और नीचे चला गया है। कोकरनाग के अंदर 0.4 यानी सर्दी की शिद्दत में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। पुलवामा के अंदर -2.1 और बडगाम -1.3 डिग्री, थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर है। लेकिन शुपियन मुसलसल -3.5 डिग्री पर है, यानी पहाड़ी जिला है, तो यहाँ पर अब आपको इस तरीके का मौसम दिखेगा। सोनमर्ग के अंदर भी और शुपियां के अंदर भी दर्जा हरारत मुसलसल गिर रहा है। इसके बाद जनाब जम्मू शहर की ओर है, जहाँ पर रात का दर्जा हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में धूप होगी। बानिहाल के अंदर 0.2 बादल और साथ साथ धूप भी होगी। भद्रवाह के अंदर भी 0.4। तो मौसम का मिजाज कैसा रहेगा आपके टीवी चैनल पर है। कटरा में रात 8.0 डिग्री, लेकिन आज धूप, और किश्तवाड़ के अंदर 3.9 डिग्री, यहाँ पर भी आज धूप बिना बादल के देखने को मिल सकती है। मिलाकर यहाँ पर बानिहाल ऐसी जगह है जहाँ पर दर्जा हरारत माइनस तक चला गया था। सांबा के अंदर दर्जा हरारत 3.1, पुंछ 6.1, और फिर जब आप लद्दाख के 3 अहम तरीन मरकजों पर जाएंगे तो लेह के अंदर
दारुल हुकूमत लेह के अंदर -7.2 डिग्री रात का दर्जा हरारत, और करगिल के अंदर -5.6, और द्रास सबसे सर्द तरीन इलाका जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर इस वक्त दिख रहा है, जहां पर दर्जा हरारत -15 डिग्री तक चला गया है, और आज दिन में भी मजीद बारिशें और बर्फबारी का इम्कान यहाँ पर लगाया गया है। चलिए, ये तो मौसम का अपडेट आपके सामने। अलग अलग इलाकों के अंदर कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्द रातें, कहीं पर रिकॉर्ड तोड़ सीजन के आप रिकॉर्ड नाइट देखेंगे उस हिसाब से हो रहे हैं। तो यहाँ पर जरा खबरों पर भी ब्रेक लगाते हैं, अपडेट्स पर ब्रेक। आप लोगों की बात भी सुननी है। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। एक एक करके जरा कॉलर्स के पास चलेंगे और हमें मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त कॉल्स आना शुरू हुई हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी कल आपने बेहतरीन प्रोग्राम, मुबारकबाद के हकदार है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के हवाले हमें कल एक और तोहफा दे दिया। लेकिन कंवर साहब, जरा आप बारामूला पे एक नजर डालिए। बारामूला केंद्रीय विद्यालय जो है, लास्ट 1 साल से वहां पे प्रिंसिपल था ही नहीं, पानी का फुकदान वहां है ही नहीं। हमें चाहिए कंवर साहब, जो इस वक्त प्रेजेंट हमारे केंद्रीय विद्यालय है, सेंटर पर एक नजर डालनी चाहिए, क्योंकि स्टेटों पर, स्टेट का जो हमारा स्कूल का महकमा है उस पर उनकी सुनवाई है ही नहीं। सेंटर को एक बार ये देखना चाहिए, जो हमारे ऑन गोइंग इस वक्त यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हमारे कश्मीर में है, मैं कश्मीर की बात करूंगा, उसमें देखना चाहिए कि उसमें क्या ठीक निजाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जरूर मरकज जब इतना बड़ा मंसूबा बना रहा तो फैसिलिटीज के साथ आएगा, ये तवक्को भी साथ साथ की जानी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वार पर सेहत छड़ी वाया कर सब्जो तहसील मुलाकात आज अर्ज तफदा करने जोस रूद क्या ये अख सहार अख तुहुंद ये जनाब ये चैनल अल्लाह ताला दिन ज्यादा जल्द बढ़ा वन जनाब यम हस्पताल उमर सोबस तान वातन तो यह कत क्या अकि वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनो सह पाने गसान हस्पताल चेक कर चाहे डॉक्टर नर्स स्टाफ सह रात फेरान मगर वह उमर साहब लकुट यह ये जनाब अछन हंद हस्पताल बाकी नर्सिंग होम बन डॉक्टर प्राइवेट सरकारी हस्पताल मज गबे ये सात वुचान नबर कुन दपान तुम समझो फलान क्लिनिकस पे पे इंसान गसान तक चार्ज कर 30,000 35,000 करान इलाज ताकि हु नोन कुन अत पे कत गन अत पे कह नजर समझ मेहरबानी कर हस्पताल मज डॉक्टर जबरदस्त जनाब गुंडे बन गवर्नमेंट बदनाम करान सरकारी हस्पताल इलाज। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। अस्पताल पजे इंतजामिया जोन दिन एक कि डॉक्टर होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अचानक मुआयने होने चाहिए, लगभग सारे मंत्री साहब भी अब जरा खीमागाहों से बाहर आकर देखें तो सूरत हाल जरूर बेहतर होगी। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जनाब मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी बोल रहा हूँ। जी 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 सर, जो सतवारी रोड बन रहा है, वाइब्रेशन इतनी हो गई है, रोज का डेली एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है। इसे बीजेपी ने बोला था अपना क्या कहते हैं विकास के लिए वोट मांगे थे। ये दुकानें क्यों नहीं तोड़ते? ये क्रोचमेंट इतनी की हुई है, कहने की बात नहीं। नालों पर, नहर पर इतनी दुकानें पर क्रोचमेंट की हुई है, रस निकलना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल का। जरूर जहां बड़े मंसूबे हैं, अथॉरिटीज के नोटिस में ये मामला छोटे नहीं होने चाहिए। वादा तो किया गया था, अब उस पर काम मंसूबे के साथ कितना होता है ये जरूरी है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो नाम बताएं, कहां से? जी गवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बस आदिल बटसेगड़ा पे। जी आदिल सर वनी बस। जी सर ओत्र यूनिवर्सिटी मज PhD खतर वाइवा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कड़म 10:30 तो वाइवा PhD खतर तो गए और तो डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट करो चेक तो तम पे वाइवा तो यमो दो तुम प्यारान वस 5 बजे तो 5 बजे वन आए और पे आर्डर वन हसा गि वाइवा कहें 5 बच्चे सिलेक्ट कर्म PhD खतर अत आम दूर पे बच्चे बांडी पोरा कुपवारा हंदवार वन सन क्या गो यह कुछ जुल्मा मतलब ये कत शोबस मज PhD केमिस्ट्री मज। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। ज़रूर वात शेष पैगाम तलीमी जिम्मेदारन ताम और स्पेशली वजीर तलीमस ताम। और
अगर अनिक ना दित पत क्या जा वन कि पे आमत यह बैकडोर एंट्री क्या इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर सकीना अतू मसूद साहिबा जो है वो इसकी ओर ज़रूर तवज्जो देंगी और वज़ीर आला साहब भी इस मामले की ओर देखें क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। जी एक और कॉलर है। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब मे अर्ज जनाब तुम गो यह मरकज ड्रग करो तुम प्रोग्राम यह खानदरुक तो वनकस तुलो तुम ब्या मसले यह गेमिंग अहन आ जनाब अत मज बह वन कत तुम बुझो गो मेन कत वार पे ये वक्त मोबाइल आई ना ये जम्मू कश्मीर पत आई स्मार्ट फोन पत गिंदान मोल गिंदान वह गेम मिसाल करम बोर्ड या स्नोकर पे या लूडो ये बचन वो मोल गिंदान वो तो लोग मोल मतलब अनपढ़ बच्च पढ़ाई वोल अमिस द्राय एप्लिकेशन यह इत कर तो इत नहीं पोस अमिक जिम्मेदार गोथ मोल मोज दोम चीज सोरे त्रावान इमाम साहबन कर ये जन अ पता मजहब क्या गोथ दिलस पन्निस पता बह क्या सही कि बहुत गलत गो यह पहलू दोम चीज तुम वो खानदर के मुतल ये वजन खानदर दपान बची यह दपान ये वन लॉकुट दोम चीज लड़कस अगर ये वन लॉकुट यह कोर सही मामला तुम नोटस अंदर बिल्कुल सही बेसिकली कित पे गो गो ठीक बह पन पान सदर तैयार आसे तेली हे मामले तो बेहतर बन। चलिए जी फटाफट से एक दो कॉल और ले लेते हैं जी आज। हेलो। जी वालेकुम सलाम। गवर साहब तुम ठीक असल पे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो KYC कर KYC चंदन KYC चंदन हज से वन राशन वन न्यूजन बिल्कुल तो कर अहन यह लास्ट या रेत किस आखिरस ताम वो आज भी हो जाएगी अगर आप कहीं पर भी जाएंगे वो आज भी, क्योंकि कल जाकर सरकार जिस तरफ इशारा कर रही है कल कोई सर्वे होता है कोई प्रॉब्लम होगी जाकर फिर राशन कार्ड के वाले से मुश्किल भी आपको आएगी। तो KYC जल्दी से करवाइए, जितना आधार के साथ लिंक करवाना, आधार के साथ लिंक करवा के KYC करवा दीजिएगा। मेरे ख्याल से अभी ये 10-15 दिन है, करवा दीजिएगा जल्दी। लास्ट कॉलर हमारे साथ है, लास्ट कॉलर दे दीजिएगा। हेलो जी, नाम बताएं कहां से? लाइन ड्रॉप हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में, जहां पर कॉलर्स के स्पेशल सेगमेंट के साथ, मौसम के अपडेट के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम्स, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा दिन भर जारी रहेगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहेंगे। 10 बजने वाले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ बने रहिएगा।